हेलो। अब हम पढ़ते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। हमने अभी टॉन्सिल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें अब टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा क्रोनिक वाला, तो हमें टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ जाएगी। तो अब देखते हैं, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। पहली बात तो ये जनरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है बच्चों में, ठीक है। एडल्ट्स में लोकल एनेस्थीसिया में दे सकते हैं। और पोजीशन कौन सी होती है इसमें? होती है रोज़ पोजीशन, ठीक है। रोज़ पोजीशन ऐसी होती है, सुपाइन पोजीशन होती है, हेड हमारा उसमें एक्सटेंड हो जाता है। सुपाइन पोजीशन होती है जिसमें हम हेड को एक्सटेंड करते हैं बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर्स, ठीक है। और जो हेड होता है हमारा उसको सपोर्ट करते हैं रबर रिंग से, ठीक है। और इसकी इंडिकेशन क्या क्या है, कब कब हम टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं? अगर तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है हमारे थ्रोट का, जैसे कि मोर देन 7 एपिसोड्स हैं एक साल में, या फिर 5 से ज़्यादा एपिसोड हैं हर साल 2 साल के लिए, और या फिर 3 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। और या फिर अगर एक साल में 2 वीक या उससे ज़्यादा की हॉलीडेज़ लगी हैं या वर्क लॉस हुआ है, ठीक है। और दूसरी इंडिकेशन होती है हमारी क्विंसी या फिर पेरिटोन्सिलर एब्सेसिस पे एक वीडियो बनी हुई है शॉर्ट में, ठीक है। तो अब क्विंसी में क्या, अगर चिल्ड्रन में है तो उसको फटाफट से टॉन्सिलेक्टोमी कर देंगे, लेकिन अगर अडल्ट में है तो अगर सेकंड टाइम अगर क्विंसी होती है तो फिर हम टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। थर्ड होता है हमारा फिब्राइल सीजर्स अगर आ रहे हैं टॉन्सिलाइटिस की वजह से, ठीक है। या फिर मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है हमें, या फिर हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है टॉन्सिल्स की वजह से, ठीक है। तो ये सारे थे इंडिकेशंस। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि भाई ये कब कब नहीं करनी है। अब टॉन्सिल्स है ना, उसकी कॉम्प्लिकेशन मेजर होती है ये कि हीमरेज वगैरह, तो ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो फिर भाई अगर हीमोग्लोबिन हमारा 10 ग्राम से कम है तो हम नहीं करते हैं उस स्टेट में, ठीक है, उस पेशेंट में। और 3 ईयर से कम के बच्चों में भी नहीं करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो भी नहीं करते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या फिर कोई सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है उसमें नहीं करेंगे। और ठीक है, और एक होता है कि जब मेनेसिस का टाइम होता है, पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करते हैं। क्योंकि भाई ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है और टॉन्सिलेक्टोमी में भी ब्लीडिंग का खतरा होता है, ठीक है। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी कौन कौन सी होती है। एक कोल्ड मेथड होता है, एक हॉट मेथड होता है। कोल्ड मेथड में तो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली करते हैं, डायसेक्शन एंड स्नेयर, ठीक है। इट इज़ डन यूजिंग बोयल डेविस माउथ गैग। बोयल डेविस माउथ गैग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड हम करते हैं ड्रेफिन्स बाइपोर्ट से, ठीक है। ये होता है हमारा रोज़ पोजीशन में, ठीक है। और कोल्ड मेथड कौन से हो सकते हैं? क्रायोसर्जरी मेथड्स होते हैं और भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। मेजरली यही याद रखना है। हॉट में क्या आएगा, इलेक्ट्रोकोटरी हो जाएगी, या फिर लेज़र टॉन्सिलेक्टोमी हो जाएगी CO2 या फिर KPT या फिर KTP यूज़ करके। और फिर एक होता है कोब्लेजन टॉन्सिलेक्टोमी, उसमें हम क्या करते हैं कि भाई रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का यूज़ करते हैं। तो ये पेनलेस और ब्लडलेस हमारा प्रोसीजर रहता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने प्रोसीजर किसका पढ़ना है? डायसेक्शन एंड स्नेयर वाले का। इसका एक बार स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट से, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने बॉयज़ डेविस माउथ गैग को ओपन किया, ठीक है, और उसको होल्ड किया हमने ड्रेफिन्स बाइपोर्ट से। फिर उसके बाद टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स से हमने क्या किया, टॉन्सिल को होल्ड किया और मीडियली पुल कर दिया, ठीक है। जब मीडियली पुल कर दिया फिर हमने इंसीजन किया टॉन्सिल्स, कहाँ से? टॉन्सिल से एंटीरियर पिलर तक। फिर हमने टॉन्सिल को डायसेक्ट करना है पेरिटॉन्सिलर टिश्यू से, जो उसके आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उससे टॉन्सिल को डायसेक्ट करना है, ठीक है। और इसको सेपरेट कर देना है अपर पोल से और लोअर पोल से, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी थ्रेडनिंग और टाइटनिंग कर देनी है। टॉन्सिल हमने रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है माउथ से, ठीक है। और जो वो फिर एरिया बचा था वहाँ पे हमने गॉज स्पॉन्ज लगा देना, वहाँ से प्रेशर अप्लाई करना है थोड़े टाइम के लिए, ताकि ब्लीडिंग ना हो। और उसके बाद ब्लीडिंग पॉइंट जो थे वहाँ पे उसको टाई कर देंगे हम सिल्क थ्रेड से, ठीक है। और ये एक साइड का था, तो फिर दूसरी साइड पे भी अगर करना है तो फिर ये रिपीट कर दिया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर। दैट्स ऑल, छोटा सा था। अब इसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को हम कोमा पोजीशन में रखेंगे। अच्छा, कोमा पोजीशन ऐसी होती है, इसमें क्यों रखते हैं ये वैसे ना रिकवरी पोजीशन भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा एयरवे है वो क्लियर रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कोमा पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को इमीडिएटली, और ब्लीडिंग पे वॉच रखेंगे और वाइटल्स को हमेशा चेक करते रहेंगे, पल्स, रेस्पिरेशन और BP। फिर डाइट क्या करेंगे हम? पहले तो फ्लूइड डाइट ही देंगे, ठीक है, जब तक फुली रिकवर नहीं हो जाता। फिर धीरे धीरे सॉफ्ट से सॉलिड फूड पे आ जाएंगे। और ओरल हाइजीन के लिए हम क्या देते हैं? कॉन्डीज़ गार्गल्स में क्या होता है? KMNO4 होता है। या फिर हम अगर ये नहीं है तो फिर सॉल्ट वाटर के गार्गल्स करेंगे 3 से 4 टाइम्स पर डे, ठीक है।
ठीक है, इससे इन्फेक्शन कम हो जाता है और पेन वगैरह भी कम हो जाता है। और फिर एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पीसीएम देते हैं जनरली। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन नहीं देते हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग कोज कर सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन प्लेटलेट एडेशन, ठीक है। और बाकी एंटीबायोटिक्स तो देंगे ही। अच्छा, अब फटाफट से बस लास्ट क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कुछ नहीं है, बस हीमरेज ही है। प्राइमरी हीमरेज कब हो सकता है, जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं इंट्रा ऑपरेटिव, उसमें मोस्ट कॉमनली कहाँ पे हीमरेज होता है, पैराटॉन्सिलर वेन होती है, वहाँ पे हीमरेज हो जाता है। रिएक्शनरी कब होता है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लीडिंग पॉइंट्स पे सूचर्स किए होते हैं ना, वो सारे स्लिप हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब ये दोनों टाइप के ऑफ हीमरेज हुए, तो इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, लाइगेशन कर देंगे दोबारा से, ठीक है। और सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी हो सकता है किसी और कॉजेज़ की वजह से 5 से 7 दिन में, इसमें हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। और एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेन हो जाता है हमारे ईयर में, ठीक है, ठीक है। अब इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का, क्योंकि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर वाली मसल जो है दैट इज सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टॉन्सिलेक्टोमी।